नमस्कार दोस्तों। आज है 24 अगस्त 2022। डेली करंट अफेयर टैबलेट्स में आपका स्वागत है। हमने इस करंट अफेयर के साथ साथ मैंने एक टॉपिक और इसमें जोड़ रखा है जो माइंड बूस्टर के लिए, माइंड बूस्टर के नाम से, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है केरल। केरल केरल राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है। हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है वह हिमाचल प्रदेश है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है शमशान घाटों के कायाकल्प से है। ये जो योजना है ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में मोक्षधाम योजना शुरू की है, जिसमें शोकाकुल परिजन अपने प्रियजन के शरीर के पंच तत्वों के विलय की प्रक्रिया को धार्मिक परंपराओं के अनुरूप निर्विघ्न रूप से कर सकें एवं उन्हें स्थल पर सभी उचित सुविधाएं मिल सके। इसके लिए यह योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं इस समय जयराम ठाकुर हैं, और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है। और वहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथन है वहाँ के राज्यपाल, विश्वनाथन। बढ़ते हैं आगे अब तीसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या तीसरा है, किस भारतीय महिला मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता है? किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड मिस एलिट का खिताब जीता है? तो उत्तर है इसका दीप सुप्रियम। यह उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली हैं। इन्होंने 36 देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए इस खिताब को जीता है। अगर हम बात करें 2021 मिस वर्ल्ड की, तो मिस वर्ल्ड जो 2021 की थी वो कैरोलिना बिलावस्का थी, जबकि मिस यूनिवर्स जो थी वह भारत की ही थी, जिनका नाम है हरनाज संधू, जो 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, HDFC ने इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत का पहला कौन सा वन स्टॉप समाधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने जो पोर्टल का नाम रखा है वह ऑल थिंग्स ईवी है, ऑल थिंग्स ईवी के नाम से रखा है। HDFC ने इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी लॉन्च किया है। HDFC EGRO जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो एक प्रमुख निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है, ने दावा किया है कि ऑल थिंग्स ईवी मौजूदा और संभावित इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवी उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करेगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में कहाँ बनाई गई पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। कहाँ यह बस बनाई गई है? पुणे में, और इसका अनावरण भी इन्होंने पुणे में ही किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, अगर बात करें हाइड्रोजन फ्यूल की, तो यह जो हाइड्रोजन फ्यूल है वह पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वह जीरो है, ये जीरो है। इसे वाटर से इलेक्ट्रोलाइजर के द्वारा हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन को अलग करने के बाद इसे कंप्रेस्ड करके इसे चैम्बर में फ्यूल में कंप्रेस करके भर लिया जाता है। फिर जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब इसे रिफ़िल किया जाता है, तो रिफ़िल करने के बाद जब इसका यूज़ किया जाता है तो इसके यूज़ के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह पानी बना लेता है, और एनर्जी जो होती है जो निकलती है वह बैटरी के रूप में स्टोर हो जाती है। फिर इसी का यूज़ किया जाता है बसों को चलाने में, अर्थात मोटर के द्वारा इसे चलाया जाता है। तो ये है हाइड्रोजन फ्यूल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। प्रश्न संख्या 6,
हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह कौन सा राज्य है दोस्तों? यह राज्य है बिहार। बिहार राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर बात करें हम जीआई टैग के बारे में, तो जीआई टैग जो है सबसे पहले 2003 में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, और सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्य हैं वह कर्नाटक और तमिलनाडु है। ये सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाले प्रोडक्ट को रखते हैं, जिसमें प्रत्येक 43 ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यह जो होता है लगभग पूरे 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, जिसके अंतर्गत कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादों, संगठनों या प्राधिकरणों का कोई भी संघ जीआई टैग के लिए आवेदन कर सकता है। यह टैग जो होता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। भौगोलिक संकेत आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, शराब, स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किए जाते हैं। अर्थात जीआई टैग जो दिया जाता है कृषि उत्पादों से संबंधित प्रोडक्ट के लिए, कोई ऐसा जो हस्तशिल्प है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, कोई औद्योगिक उत्पाद, विशेष उत्पाद है उस क्षेत्र का, उसके लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न में इतना ही। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 में। हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो कौन सी नृत्य है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई है? तो वह नृत्य है गरबा। गरबा जो है गुजरात का पारंपरिक नृत्य है, जिसका नाम संस्कृत के गर्भ द्वीप शब्द से बना है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्य का होना अनिवार्य है। इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हाथ में डंडे लेकर जो नृत्य किया जाता है उसमें गरबा आता है। नृत्य को करते समय डांडिया को आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। गरबा जो है गुजरात की सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। आरंभ में यह देवी के निकट सच्छिद्र घट में दीप में ले जाने के क्रम में नृत्य होता था। बढ़ते आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्री अभ्यास है वह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका समापन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका समापन किया गया। अगर बात करें हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, तो उसमें एक है मालाबार। मालाबार में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान, यूएस और भारत भी शामिल होता है। मालाबार उसमें, और फिर एक और अभ्यास है यूएस इंडेक्स, यूएस इंडेक्स, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ पहुँचे। अगर इसमें बात करें कि इसमें एक जो भारत का प्रमुख पोत है INS सुमेधा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो हाल ही में क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? आर प्रज्ञानंद ने क्रिप्टो कप में किसे हराया? तो इन्होंने जो वर्ल्ड के चैंपियन हैं कार्ल मैग्नसन, इनको हराया है। मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया है। अगर बात करें रमेश बाबू प्रज्ञानंद की, तो ये जो है इनकी उम्र है 17 साल और ये चेन्नई के रहने वाले हैं। अभी सबसे मतलब युवा कम उम्र के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये कौन से क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं? तो ये 89वां ग्रैंड मास्टर हैं। और इन्होंने सबसे बड़े चैंपियन, मतलब जो 5 बार चैंपियन रह चुका है, उसको इन्होंने हराया। इससे पहले भी इन्होंने 2 बार उनको हरा चुके हैं, मैग्नस कार्लसन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो जो 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हुआ है वह भोपाल में हुआ है। जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वह केंद्रीय गृह मंत्री होता है। जो इनका अध्यक्ष होता है वह केंद्रीय गृह मंत्री होता है। और इसकी जो बैठक होती है साल में कम से कम 2 बार होना आवश्यक होता है। अगर हम बात करें जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी, दूसरा है मध्य क्षेत्रीय परिषद, तीसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, फिर पश्चिमी और दक्षिणी। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें, तो जो इनके सदस्य होते हैं पूरे राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। इसके साथ साथ अगर विशेष रूप से जो इसमें जो आमंत्रित सदस्य होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष वगैरह, ये सभी इसमें आमंत्रित होते हैं।
अगर बात करें क्षेत्रीय परिषद की, तो इसका जो सर्वप्रथम गठन हुआ था वह 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इसे किया गया था, और यह एक वैधानिक संस्था है, न कि संवैधानिक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या है 10। हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है कनाडा में किया जाएगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया जाएगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेगा, अर्थात जो प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 11। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार पहली टाउनशिप विकसित करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार है, यूपी सरकार। यह उत्तर प्रदेश से होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह अमेरिका की तर्ज पर यूपी में भी बनेगा। एजुकेशन टाउनशिप प्रस्ताव को मिली है मंजूरी। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा संस्थान के साथ कौशल विकास संस्थान भी होंगे स्थित। राज्य में बनेगी ऐसी 5 टाउनशिप। इसमें ऐसी 5 टाउनशिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कौशल विकास से संबंधित, रोजगार से संबंधित, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सारे सुविधा मुहैया कराए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला पार्ट है हमारा रिवीजन का, जिसमें हम रिवीजन करेंगे पिछले दिनों की, अर्थात 23 अगस्त की। तो प्रश्न संख्या पहला था कि कल का उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई ऊर्जा नीति की घोषणा की है, जिसमें अक्षय ऊर्जा को 2026-27 तक कितना प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर था 16,000 मेगावाट। इसका उत्तर कितना था दोस्तों? 16,000 मेगावाट। प्रश्न संख्या 2। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया है? तो इसका उत्तर था दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, जिसे 1888 में शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है डुरंड कप। प्रश्न संख्या 4। किसने भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए LED लैंप को बिजली देने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रश्न संख्या 5। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला बन चुका है? तो इसका उत्तर था दोस्तों आदिवासी बहुल मंडल जिला। आदिवासी बहुल मंडल जिला जो है कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला बन चुका है। प्रश्न संख्या 6। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 7। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किसका पता लगाने के लिए एक मॉडल का विकास किया है? तो इसका सही उत्तर था एक्सोमून। एक्सोमून का पता लगाने के लिए एक मॉडल का विकास किया है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने। प्रश्न संख्या 8। किस देश ने हाल ही में $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने किए हैं। प्रश्न संख्या 9। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में किस राज्य में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो वह अरुणाचल प्रदेश में करेगा। प्रश्न संख्या 10 और रिवीजन का आखिरी प्रश्न है। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? तो यह उसका उत्तर है भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। पढ़ते हैं हम अगले पड़ाव पर डेली माइंड बूस्टर। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि मैंने एक और सेक्शन इसमें ऐड कर दिया है डेली माइंड बूस्टर के नाम से। यह एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा, जो इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रत्येक दिन डिस्कस किए जाएंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 52 से 62। यह जो डेली माइंड बूस्टर का यह जो आज का टॉपिक है, यह राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो इसका प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या तीसरा, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या चौथा है, राष्ट्रपति के
पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है? तो यह अनुच्छेद 57 के तहत। इस प्रश्न का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक से अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो चुका है तो यह अनुच्छेद 57 के तहत पुनः राष्ट्रपति पद पर क्या हो सकता है, उसके लिए चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप एक से अधिक बार अगर राष्ट्रपति बन चुके हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इसी सेक्शन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो यह प्रश्न पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे यह, जो राष्ट्रपति बने दूसरे भारत के यह दूसरे राष्ट्रपति बने और इन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। प्रश्न संख्या तीसरा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। राष्ट्रपति पद पर यह कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जगह फिर आए वीवी गिरी जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति वह राष्ट्रपति होता है जो आकस्मिक रूप से किसी के पद त्याग करने के बाद वह बनाया जाता है, उसे कार्यवाहक की संज्ञा प्रदान की गई है। तो प्रश्न संख्या 5वां है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो थे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक थे। वह तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में बनाए गए थे, क्योंकि जो वीवी गिरी थे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे थे। तो कार्यवाहक जब ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन्होंने भी अपने पद से क्या दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ना था। तो चुनाव लड़ने के कारण जब ये इनका भी पोस्ट खाली हो गया तो जो नियम है वह या तो पद खाली होने पे या तो उपराष्ट्रपति पद का निर्धारण करता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो उस समय न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे, तो उन्हें राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां था ज्ञानी जैल सिंह जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे ये 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रपति बने थे। अर्थात इनके कार्यकाल के दौरान 4 नए प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई। 4 नए प्रधानमंत्री बने थे, मतलब कि 4 बार सरकार बनी और इस्तीफा दिया सरकार ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर के.आर. नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर के.आर. नारायणन ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मिसाइल मैन और एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी और यह एक भारत के सबसे अच्छे वैज्ञानिक में भी शुमार थे। 11वां है प्रतिभा देवी पाटिल प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। 12वां जो द्रौपदी मुर्मू है देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद क्रम में यह 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। देश की प्रथम आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति पद पर चुनी गई है और यह व्यक्ति क्रम में 15वीं राष्ट्रपति है। अगर कार्यवाहक को छोड़ दिया जाए तो ये क्रम से 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों। मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आप।